हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 25 मई है और 25 मई से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज भी हमेशा की तरह हम 3 भाग में इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बीते दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद हम करंट डे के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे और लास्ट में मैं आपसे स्टडी जी के 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और क्विज के माध्यम से आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। उसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं 25 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट 24 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का। कल का प्रश्न था आपका पहला, कोविड-19 के दौरान दर्शकों की मौजूदगी में कौन सी पहली क्रिकेट लीग जो है वो 22 मई से अभी शुरू हुई है। तो मैं बता दूं ये क्रिकेट की पहली स्पर्धा है। जो लॉकडाउन अभी चल रहा था तो ऐसी स्थिति में सभी स्पोर्ट्स इवेंट को जो रद्द कर दिया था। तो कैरेबियन विंस T20 ये सीरीज है क्रिकेट की जो दर्शकों की मौजूदगी में शुरू होने वाली पहली क्रिकेट की प्रतिस्पर्धा, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कल, भारत सरकार ने लॉकडाउन के बीच विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वीज़ा नियमों में जो है वो छूट दी है। तो किन भारतीयों को जो है वो वीज़ा नियमों में अभी छूट देने की हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है। तो जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI का फुल फॉर्म है ये ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इन कार्ड होल्डर्स को जो है अभी वीज़ा नियमों में कुछ छूट जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। तीसरा प्रश्न था हमारा, कोविड-19 के बीच 22 मई को फिल्म गुलाबो सिताबो का ट्रेलर जो है रिलीज़ हुआ है। तो आपको ये बताना था कि इस फिल्म के मुख्य किरदार में कौन कौन हैं अभिनेता। तो गुलाबो सिताबो जो ये इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ अभी 22 मई को। तो इसमें एक तो अमिताभ बच्चन मुख्य रोल में है और एक है आयुष्मान खुराना। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाचक्रवात अम्फान से प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए कितने रकम की जो है अभी हाल ही में सहायता देने की घोषणा की है। तो पश्चिम बंगाल में अम्फान नाम का जो तूफान बंगाल की खाड़ी से आया था और इसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में काफ़ी तबाही मचाई है। इससे कई लोगों की यहाँ पर मृत्यु भी हो गई है। तो इसके लिए 1000 करोड़ रुपये की जो है राशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगा पश्चिम बंगाल को। इसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुपर साइक्लोन जिसका नाम है अम्फान, ये अभी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर ये टकराया था। तो उड़ीसा के लिए कितनी रकम जो है केंद्र सरकार देगा। तो उड़ीसा के लिए दी जाएगी 500 करोड़ और पश्चिम बंगाल के लिए दिए जाएंगे 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। छठा प्रश्न हमारा, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो संवाद और विकास के लिए जो सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है वो हम हर साल मनाते हैं 21 मई को। ठीक है, 21 मई को। तो ये अभी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन था हमारा कल का, वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस जो है वो कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 15 मई को। ठीक है, ये हर साल जो है मई के जो तीसरा शुक्रवार होता है मई का, उसमें मनाया जाता है। तो इस बार मई का जो 3rd फ्राइडे यानी कि जो शुक्रवार था वो 15 मई को था। तो इस दिन जो है जितने भी हमारे जंतु है जो लुप्त होने के कगार पर खड़े हैं, जिनका नाम जो है लाल बुक जिसको हम रेड डाटा बुक बोलते हैं, उसमें उन लुप्त प्राय प्रजातियों के अगर नाम है तो उन्हीं के संरक्षण के लिए हम हर साल राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाते हैं। तो इस साल ये मनाया गया था 2020 में 15 मई को। प्रश्न क्रमांक 8 था हमारा, 14 मई को देवांश राय, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वह कौन थे। तो ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिनका जो है काफ़ी लंबी बीमारी के चलते जो निधन हो गया है। देवांश राय एक साहित्यकार थे ये। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, 13 मई 2020 को किस राज्य में राज्य के कुशल एवं अकुशल कामगार युवाओं का डाटाबेस तैयार करने हेतु एक होप नामक जो है पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो ये उत्तराखंड की सरकार ने अभी वहाँ की अर्थव्यवस्था को और वहाँ के जो जनता है, तो जो कुशल और अकुशल वहाँ पर युवा हैं, उनका एक डाटाबेस तैयार किया है और उस पोर्टल का नाम उन्होंने रखा है होप पोर्टल। ठीक है, इसके माध्यम से राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, हाल ही में चर्चित इवेंट बोट क्या था। तो ये एक बैंकिंग वायरस है। इसने कई देशों में जो है बैंकिंग के जो सिस्टम होते हैं कंप्यूटर, उसके अंदर एंट्री करके काफ़ी लोगों का जो है डाटा हैक कर लिया है। तो बैंकिंग वायरस है ये इवेंट बोट, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा स्टैटिक जीके का, पंचायती राज जो दिवस है ये हम कब मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, पंचायती राज दिवस तो हम हर साल 24 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, पंचायती राज जो है वो सबसे पहली बार कहाँ प्रवर्तित किया गया था, यानी कि शुरू कहाँ किया गया था। तो मैं बता दूँ आपको 1959 के अंदर। ठीक है, भारत में सबसे पहली बार पंचायती राज जो शुरू किया गया था राजस्थान के अंदर। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप ये भी याद रखिएगा कि पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं। तो ये हम हर साल 24 अप्रैल को मनाते हैं।
क्वेश्चन हमारा 12 था, 12 नंबर का। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है किस तिथि को लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। इसीलिए हम हर साल जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन था वो पंचायती राज अधिनियम से संबंधित था, ठीक है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स और स्टडी के क्वेश्चन 24 मई के। अब हम 25 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। अफेयर्स के क्वेश्चन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस जो है हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो विश्व कछुआ दिवस हम हर साल मनाते हैं 23 मई को, ठीक है। पूरे विश्व के अंदर कछुआ दिवस जो है वो कछुए के संरक्षण के लिए मनाते हैं 23 मई को। इसके अलावा इस मंथ के कुछ 2-3 और मैं आपको बता देता हूँ। 21 मई को भी एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा 21 मई को हम इंटरनेशनल टी डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और 23 मई को मैंने बताया आपको विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 22 मई को भी पूछा जाता है। 22 मई का भी मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था लास्ट करंट अफेयर्स की वीडियो में। 22 को हम पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 16 मई को राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और 16 मई को ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आप कुछ और इंपॉर्टेंट डेज याद रखिएगा, ठीक है। खैर, विश्व कछुआ दिवस ये हम मनाते हैं 23 मई को। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। यह दिवस जो है अमेरिकन टॉर्टाई रेस्क्यू, ये एक गैर लाभकारी संगठन है अमेरिका के अंदर, उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। और इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है कि जो कछुए की जो दुर्लभ प्रजातियां हैं जो अब धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है, उनको बचाने के लिए जो है हम हर साल 23 मई के दिन विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं। जागरूकता फैलाई जाती है इस दिन इसमें। और मैं बता दूं आपको, विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों में कछुए की प्रजाति पाई जाती है, लेकिन अंटार्कटिका में ये कछुए की प्रजातियां नहीं पाई जाती है। एक कछुए की प्रजाति है बोग कछुआ, ये लंबाई में अगर हम देखें तो बिल्कुल 4 इंच का होता है ये, और ये सबसे छोटे कछुए की श्रेणी में आता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक कछुए की प्रजाति है लेदरी कछुआ, ये लगभग 1500 पाउंड के आसपास होता है, और ये कछुए की जो प्रजाति उसमें सबसे बड़ा होता है। तो बोग कछुआ ये सबसे छोटा होता है और लेदरी कछुआ जो होता है सबसे बड़ा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में अगर आपसे पूछ ले कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा कछुए पाए जाते हैं, तो ये असम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो असम राज्य में एक जगह है जिसका नाम है दिमा हसाओ, वहाँ पर एक झील है जिसका नाम है हेजोग झील, ठीक है, जिसको हम कछुआ झील के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो है भारत में असम राज्य के अंदर इस झील में कछुए पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक प्रजाति होती है कछुए की जिसको हम बोलते हैं हिल टेरपिन्स प्रजाति, ये प्रजाति के कछुए भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो कछुए के संरक्षण के लिए हम हर साल पूरे विश्व के अंदर जो है वो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं, ये आप याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दूसरा प्रश्न है हमारा, आरबीआई जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की है? तो इन्होंने 40 बेसिस पॉइंट की अभी कर दी है। मैं बता दूं आपको, पहले रेपो दर थी 4.40%, लेकिन इसमें 40 अंकों की जो अभी कटौती कर दी गई है, और अब जो वर्तमान में रेपो दर है वो है 4%। तो ये भी आप याद रखिएगा। थोड़ा सा डिटेल इसमें हम देख लेते हैं। चल निधि समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत जो रेपो दर है उसको 4.40% से 4 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से वो 4% कर दिया गया है। और इसी के तहत जो रिवर्स रेपो रेट थी वह 3.75 से घटा करके अब कर दिए 3.35%। तो रेपो दर अभी वर्तमान में है 4%, क्योंकि अभी इसमें 0.40 यानी कि 40 अंकों की बेसिस कटौती कर दी गई है। तो अब रेपो दर है 4% और रिवर्स रेपो रेट जो है वो है 3.35%, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो MSF जिसको हम बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा दर, ये 4.65% से घटा करके इसको भी अब कर दिया गया है 4.25%। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने एक और काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि जो EMI होती है, यानी कि जो हम मासिक किस्तें वगैरह देते हैं, उसमें भी जो है छूट की मोहलत 3 माह तक की बढ़ा दी है। यानी कि अगर हम 3 महीने तक अगर इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं भरेंगे तो हम जो हमारी जो सिविल स्कोर जो होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये छूट बैंकों के द्वारा दी गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। रेपो रेट अब है वर्तमान में 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, और MSF जिसको हम बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा दर, ये वर्तमान में है 4.25%। थर्ड क्वेश्चन है, महान ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कपूर जो है, कूपर बोलते हैं इनको, हालांकि कपूर नहीं है इनका सरनेम, कूपर, एशले जॉन कूपर का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो उन्हें किस वर्ष इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी थे, इनका नाम था एशले जॉन कूपर, इनका हाल ही में भी निधन हो गया है।
तो इनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल कब किया गया था, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो 1991 यानी कि 1991 में एशले जॉन कूपर को सबसे पहली बार टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। और ये काफ़ी प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, और ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ये भी आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात आई तो मैं बता दूं आपको, ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में जो वहाँ की क्रिकेट परिषद है उन्होंने गेंद के ऊपर जो है वो लार या फिर जो थूक वगैरह जिसको हम गेंद को स्विंग करने के लिए यूज़ करते हैं, गेंद को चमकाने के लिए यूज़ करते हैं उसको, तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट परिषद ने अभी गेंद को चमकाने के लार के उपयोग पर जो प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसने भी क्रिकेट की जो बॉल होती है जिससे क्रिकेट खेला जाता है उसके ऊपर लार का उपयोग वो प्रतिबंधित कर दिया है। ये सब प्रतिबंध जो है ये कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगाया, तो ये भी आप याद रखिएगा। कुछ डिटेल इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने कूपर ने 4 ग्रैंड स्लैम जो है वो जीते थे, और विजित 4 ग्रैंड स्लैम खिताब में 1957 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन, और 1958 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन और US ओपन जो है इसमें शामिल, ये 4 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते थे। और इसके अलावा कूपर को वर्ष 1991 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है, कूपर को वर्ष 1991 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। इसके अलावा एशले जॉन कूपर के नेतृत्व में वर्ष 1957 में ऑस्ट्रेलिया ने जो है डेविस कप भी जीता था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। पूछा जाता है डेविस कप जो है वो किससे संबंधित है, तो डेविस कप जो है फ्रेंड्स टेनिस से संबंधित है, ये याद रखिएगा। और ये किस देश के थे कूपर, ये थे ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर अभी एक स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया है। तो इस फंड की स्थापना कितनी राशि से की गई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी राज्य के युवाओं के लिए लॉकडाउन की स्थिति में जो वहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो राज्य के अंदर जो युवा हैं उनको स्टार्टअप फंड के तहत जो है वो नए रोजगार इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने 1000 करोड़ रुपए की जो राशि जो है वो प्रस्तावित की है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भी स्टार्टअप फंड की अभियान की शुरुआत की गई है, और इसका जो लागत है यानी कि इस फंड के लिए जो पैसा खर्च किया जाएगा वो किया जाएगा 1000 करोड़ रुपये। थोड़ा सा इसमें हम डिटेल देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जो है वहाँ के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने राज्य सरकार एवं सिडबी के मध्य स्टार्टअप फंड की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर अभी हस्ताक्षर किया है, और यूपी स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। यह सहायता उत्तर प्रदेश में जो पंजीकृत स्टार्टअप है उसके लिए उपलब्ध होगी, और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन राज्य के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास हेतु नोडल संस्था जो है नामित किया गया है। यानी कि इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम का जो देख रेख है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जो है वो करेगा, इसको नोडल वहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 2018 के अंदर स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत एस्पायरिंग लीडर के रूप में भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश के लिए, याद रखिएगा आप। स्टार्टअप फंड योजना के अंतर्गत यूपी सरकार ने अभी 1000 करोड़ रुपए की राशि जो है प्रस्तावित की है। 5th क्वेश्चन है हमारा, भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश में अंतर्देशीय जल पारगम एवं व्यापार प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर अभी हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपसे यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों देशों के प्रोटोकॉल मार्गों की संख्या कितनी कर दी गई है। तो पहले थी ये 8, ठीक है, अंतर्देशीय जल पारगमन की संख्या पहले थी 8, लेकिन अब ये 8 से बढ़ा कर दी गई है 10। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10। कुछ डिटेल इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो अभी हाल ही में समझौता किया गया है इसमें जल पारगमन की संख्या 8 से बढ़ा करके 10 कर दी गई है। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, वर्तमान में 6 बंदरगाह प्रोटोकॉल के तहत संचालित है, और ये जो अभी शामिल किया गया है इसमें एक जल पारगमन जिसका नाम है जोगी गोफा। इसको शामिल करने से मेघालय, भूटान और असम के साथ जो है वो डायरेक्ट जुड़ाव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त चिलमारी ये बांग्लादेश में है, और धुबरी ये भारत में पड़ता है। ठीक है, इनके बीच भी शेल ड्राफ्टो मैकेनाइज्ड जहाज़ों के आवागमन को भी अनुमति अभी हाल ही में मिल चुकी है। इसके अलावा क्या होगा इसमें, भूटान कार्गो, पत्थर के चिप्स और नॉर्थ ईस्ट कार्गो का बांग्लादेश को निर्यात करने में जो है वो भारत को सहायता मिलेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डील है, याद रखिएगा आप। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ आपको। भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश में अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर अभी किए हैं। तो इसमें प्रोटोकॉल मार्गों की संख्या कितनी कर दी गई है, तो पहले 8 थी, लेकिन अब 8 से 2 बढ़ा दी है, और अब इसकी संख्या हो गई है 10। क्वेश्चन नंबर 6 है, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने
उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्णतः सौरकरण करने की योजना को जो अभी हाल ही में शुभारंभ किया है। तो आपसे यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण जो है किस शताब्दी में करवाया गया था। तो मैं बता दूं आपको, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो इस मंदिर का पूर्ण रूप से सौरकरण किया जाएगा, ठीक है। तो ये मंदिर जो बनाया गया था, ये बनाया गया था 13वीं शताब्दी में। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कुछ डिटेल इसमें हम देख लेते हैं। तो ये 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो जो गंग वंश के शासक थे नरसिम्हन देव प्रथम, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उड़ीसा का मंदिर है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि जो हमारा केंद्र सरकार का नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है, वह इसमें 25 करोड़ रुपए की राशि से जो है वो सौरकरण की जो है वो ऊर्जा को क्रियान्वित करेगा। योजना के तहत 10 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड और सौर परियोजना और सौर वृक्ष, सौर पेयजल कियोस्क जैसे विविध सौर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोग, बैटरी स्टोरेज सहित ऑफ ग्रिड सौर संयंत्रों की यहाँ पर स्थापना की जाएगी। और मैं बता दूं आपको 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में भी मान्यता दे दी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। तीनों तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। और इसके ऊपर जो है केंद्र सरकार का जो नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय है, ये इसका पूरा सौरीकरण ऊर्जा करेगा इसका। तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो मैंने बता दिया नरसिम्ह देवन प्रथम, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था 13वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 7 है सर्वाधिक पीपीई, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, का उत्पादन करने वाले देशों में भारत का जो है वो कौन सा स्थान आ चुका है। तो भारत इसमें अब दूसरे स्थान पर आ गया, ठीक है। अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सारे आपने देखा होगा जितने भी डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल हेल्थ डिपार्टमेंट में ज़्यादा अभी जो है वो पीपी किट और ग्लव्स है, हैंड मास्क है, सैनिटाइज़र है, इनका उपयोग जो है काफ़ी हो गया है कोविड-19 की रोकथाम करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में पीपी, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसकी सहायता से कोविड-19 महामारी को जो है फैलने से रोका जाता है। इसमें चाहे किट हो, चाहे मास्क हो, चाहे हैंड सैनिटाइज़र हो, हैंड ग्लव्स हो, ठीक है, हेड हो, इन सब का निर्माण किया जाता है। तो इन सब के निर्माण करने में जो है भारत जो है वो दूसरे स्थान पर आ गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप, ठीक है। 8th क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने का अभी हाल ही में ऐलान कर दिया है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें हवाई निगरानी जो है वो रखी जाती है इस संस्था में, जिसको हम बोलते हैं ओपन स्काई ट्रीटी। तो इससे अभी जो अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए अलग हो गया है ओपन स्काई ट्रीटी से। कुछ डिटेल इसमें हम देख लेते हैं क्यों अलग हुआ अमेरिका। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह ट्रीटी जो है यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन 24 मार्च 1992 में हेलसिंकी में साइन की गई थी, यानी कि ये 1992 में बनी थी, याद रखिएगा, ठीक है, 1992 में। और इस संधि में 34 यानी कि 34 देश शामिल थे और यह संधि 2002 में लागू हो चुकी थी, ठीक है। और इसके तहत ट्रीटी में शामिल देश एक दूसरे देशों में प्लेन, जिसको हम एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं, से मिलिट्री एक्टिविटीज़ की जांच कर सकता है। यह प्लेन बिना वेपन का होता है और निगरानी सेंसर इसमें लगे होते हैं। यह जांच पड़ताल कर पाता है कि दूसरे देश में क्या हो रहा है, यानी कि जो दूसरे देश में इवेंट चलती है स्काई से संबंधित, वो इसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। और ये आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए तैयार की गई थी। लेकिन अमेरिका का ऐसा आरोप है कि रूस इस ट्रीटी को जो है नहीं मान रहा है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, तो यहाँ पर निगरानी करना आसान भी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा सैटेलाइट इतने कैपेबल अब हो चुके हैं कि अंतरिक्ष से ही किसी भी देश की मिलिट्री एक्टिविटीज़ की निगरानी की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में इस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका ने कहा है कि वो अब इसको फॉलो नहीं करेगा, यानी कि वो इससे अलग हो जाएगा, ओपन स्काई ट्रीटी। तो इससे अब यूएस अलग हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिसर्च जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज के अनुसार लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये नेचर क्लाइमेट चेंज अभी जो हुआ है लॉकडाउन के कारण, तो इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CO2, तो इसके कारण जो कार्बन उत्सर्जन में जो कमी आई है वो आई है 17%। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो लॉकडाउन के कारण पूरा देश जो है वो जहाँ पर है वहीं थम गया, यानी कि मोटर गाड़ी वगैरह का आवागमन काफ़ी बंद हो गया था, काफ़ी कम हो गया था। तो ऐसी स्थिति में कार्बन का उत्सर्जन काफ़ी कम हो गया है और उसमें लगभग 17% की गिरावट आई है। थोड़ा सा इसमें हम डिटेल देख लेते हैं। कार्बन उत्सर्जन वर्ष 2019 के स्तर से अभी इस वर्ष कम है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कार्बन उत्सर्जन में जो गिरावट आई है वो इसी साल आई है, यानी कि 2020 में, ठीक है। और इसके पहले द्वितीय विश्व युद्ध के समय आई थी। अप्रैल में एक हफ्ते में अमेरिका ने अपने 1/3 कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम किया है। और विश्व के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक जो देश है चीन विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, ये भी आप याद रखिएगा। तो फरवरी में कार्बन प्रदूषण में उन्होंने करीब 1/4 तक की जो है कटौती की थी।
और भारत यूरोप ने 26 और 27%, यानी कि भारत ने तो 26% की और यूरोप ने 27% की कटौती कार्बन उत्सर्जन के मामले में की थी। तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, रिसर्च जर्नल ने रिपोर्ट दी है, और नेचर क्लाइमेट चेंज के अनुसार लॉकडाउन के कारण पूरे दुनिया भर में जो कार्बन उत्सर्जन का जो प्रतिशत में जो कमी आई है वो आई है 17%। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, चीनी कंपनी टिकटॉक, ये चीन की एक कंपनी है टिकटॉक। मैं बता दूं आपको, ये चीन की कंपनी है, लेकिन इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है बाइट डांस की कंपनी है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। बाइट डांस अमेरिका की एक कंपनी है, उसकी कंपनी है ये, यानी कि उसकी फ्रेंचाइजी है टिकटॉक, और ये चीन की कंपनी है। तो इसका अभी हाल ही में नया CEO किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो ये केविन मेयर को बनाया गया है, केविन मेयर अब जो है वो टिकटॉक कंपनी के नए CEO होंगे, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, एक इंस्टाग्राम का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंस्टाग्राम के CEO कौन है, तो इंस्टाग्राम के CEO हैं एडम मोसेरी, और ट्विटर के भी आप याद रखिएगा जैक डॉर्सी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम डिटेल देख लेते हैं। केविन मेयर इसके पहले डिज्नी स्ट्रीमिंग के प्रमुख थे, और अब इन्हें शॉर्ट वीडियो ऐप जिसको हम बोलते हैं टिकटॉक, इसके CEO के पद की नियुक्ति दी गई है। और CEO के अलावा केविन टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है ये बाइट डांस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का पद भी जो है संभालेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और 1 जून से ये बाइट डांस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का पद भी संभालेंगे। तो बाइट डांस की कंपनी है ये टिकटॉक, ठीक है, और ये एक चीन की कंपनी है। आप सभी लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल भी होगा आई होप टिकटॉक, तो उसी के ये CEO बने हैं केविन मेयर। चलिए, ये तो हमारे थे अब 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन के ऊपर लौटते हैं। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक इनमें से कौन थे? मैंने अभी आपको बताया स्टैटिक जीके में मैं अभी आपको पंचायती राज वाला पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, तो अभी 2-3 दिन तक पंचायती राज के ही जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो पंचायती राज के प्रबल समर्थक इनमें से कौन थे? महात्मा गांधी, सिद्धराज डंडा, राजीव गांधी या उपयुक्त सभी? तो मैं बता दूं आपको, पंचायती राज को लागू करने के लिए महात्मा गांधी ने भी, सिद्धराज ने भी और राजीव गांधी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपयुक्त सभी ने पंचायती राज की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि इन सब की मंशा थी कि भारत के अंदर जो है पंचायती राज जो है वो जल्द से जल्द लागू हो। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने को सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो पंचायत समिति होती है फ्रेंड्स, ठीक है, उनको ये कहा था कि इनको अधिक शक्तिशाली बनाया जाए, यानी कि उनको अधिकार दिया जाए, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में भी जो है वो लोकतंत्र का असर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो बलवंत राय समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था पंचायत समिति को। चलिए, अब बारी आती क्विज की। आज का आप सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि हाल ही में किस चीनी लेखक की पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी प्रकाशित की गई है? तो इस लेखक का नाम क्या है? टोंग टोंग, टोंग सोंग, फांग फांग, या फिर इनमें से कोई नहीं? चीनी लेखक हैं ये, इनकी पुस्तक अभी आई है हाल ही में, वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी प्रकाशित की गई है। इसके लेखक इन दिए गए ऑप्शन में से कौन से हैं? ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो फिर अब यहीं हम समाप्त करते हैं, उसके बाद फिर हम कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।